चिटागोंग पर कब्जा मुकम्मल करने के बाद हमें कुश्तिया और पंबा की तरफ बढ़ने का हुक्म मिला। कुश्तिया जैसूर के शुमाल मगरिब में करीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रेलवे जंक्शन और कई सड़कों का संगम होने के बावजूद आम हालात में यहाँ फौज कभी क़याम पजीर नहीं रही। जब शोरिश पैदा हुई तो जैसूर से करीबन 150 सिपाहियों की एक कंपनी मेजर शुएब शहीद की कमान में यहाँ भेजी गई। ये लोग कोई जंग लड़ने तो आए नहीं थे, उनका मकसद तो सिर्फ अमन व अमान का क़याम था। कंपनी कमांडर ने अपने जवानों को VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज के अलावा इक्का दुक्का दूसरे मकामात पर तैनात कर दिया। जब यकदम गलगला उठा और मुक्ति बाहिनी ने यलगार की तो मेजर शुएब पर करीबन 2000 मुसल्ला और तोपखाने की मदद के हामिल भगोड़े बंगाली और बाकायदा अफवाज के सिपाहियों ने हमला कर दिया। इन 150 जांबाजों पर क्या गुजरी, उनकी कहानियां वक्त की गर्द में खो चुकी हैं, लेकिन वो तारीख हुर्रियत का नाकाबिल फरामोश बाब बन चुके थे। वो शेरदिल अपने कंपनी कमांडर समेत एक एक करके सारे के सारे मर्तबा शहादत पर सरफराज हो गए। पंबा में भी सिर्फ 125 सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था जिसके पास आम किस्म का असलहा था। उन पर 1500 के करीब मुसल्ला और तरबियत याफ्ता तखरीबकारों ने हमला किया। कैप्टन असगर शहीद की कमान में यहाँ सरफरोशी और जांबाजी की अजीम दास्तान रकम की गई। ये शेरदिल कैप्टन और उसके बाद उसका सेकंड इन कमांडर लेफ्टिनेंट रशीद जान तोड़ कर लड़े और दोनों शहीद हो गए। दुश्मन की तादाद का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि तमाम रास्तों पर उनका इतना कंट्रोल था कि जब राजशाही से बमुश्किल एक हेलीकॉप्टर किसी न किसी तरह गोलियों से छलनी होकर जख्मियों को लेने पंबा पहुंचा तो उसे उतरने के लिए जगह न मिल सकी और वो वापस चला गया। राजशाही से बमुश्किल एक मर्द गाजी मेजर असलम शहीद 18 जवानों को साथ लेकर पंबा पहुंचे। उन्होंने दुश्मन के नरगे में फंसे बहादुरों को बाहर निकाला, जिनकी आधी तादाद शहीद और जख्मी हो चुकी थी। जांफरोशों का ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता पसपा होता राजशाही की तरफ हटने लगा, लेकिन हजारों की तादाद में फैले दुश्मन से बच निकलना कब मुमकिन था। किसी न किसी तरह जब 3-4 रोज तक भूख प्यास और जख्मों की अजियतें बर्दाश्त करके ये काफिला राजशाही पहुंचा तो 143 में से सिर्फ 18 जवान इंतहाई जख्मी हालत में बाकी बचे थे। बाकी तमाम के तमाम मेजर असलम समेत शहीद हो चुके थे। इन वाकयात का अलमनाक पहलू ये है कि बिखरे हुए गुंडों से किसी को अमान न मिली। उन्होंने फौजियों से तो जो सलूक चाहा किया, लेकिन सिविलियन से बहुत बुरा सलूक किया गया। जिस किसी पर पाकिस्तानी फौज के हमदर्द होने का शुबा हुआ, उसकी बहू बेटियों की आबरू रेजी उसकी आंखों के सामने करने के बाद उन्हें अगवा करके कलकत्ता के बाजार हुस्न की जीनत बना दिया गया। पिछले 4-5 रोज से हम सिर्फ दुश्मन ही के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ भी एक तवील और सब्र आजमा जंग लड़ रहे थे। कई दफा इस्फहानी जूट मिल्स कॉलोनी जैसे वाकया देख कर जी चाहता कि इर्द गिर्द के देहात बुलडोजर से रोंद डालें, शायद इसी तरह मरने वालों की रूहों को कोई सुख पहुंचा पाएं। लेकिन फौज किसी जज्बाती दरसगाह का नहीं, एक डिसिप्लिन के पाबंद इदारे का नाम है। हम लोग जब कभी ठंडे दिल से हालात पर गौर करते तो उन तमाम वाकयात को कुदरत की सितम जरीफी का नाम देकर चुप हो जाते। 2 रोज तक हमारा कयाम पंबा में रहा। उसके बाद अचानक राजशाही पहुंचने का हुक्म मिला। वहाँ बगावत जोरों पर थी और फौज सिर्फ छावनी तक महदूद होकर रह गई। हमारे पास नफरी इतनी कम थी कि वो बमुश्किल छावनी ही की हिफाजत कर पाती। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने या अमन अमान बरकरार रखने के लिए भी हमारे पास जवानों की कमी थी। राजशाही की सूरत हाल ये थी कि शहर के तमाम मुहिब वतन लोग मगरबी पाकिस्तान के शहरी और वहाँ मुकीम फौजियों के कुंबे पनाह लेने के लिए छावनी में डेरे डाले बैठे हुए थे, जिनके गिर्द हजारों की तादाद में तखरीबकारों ने घेरा डाल रखा था और वो लोग रोज बरोज अपना घेरा तंग करते जा रहे थे। जवानों की कलील तादाद का अंदाजा यूं लगा लीजिए कि वो बमुश्किल छावनी के गिर्द अपना हिसार मुकम्मल कर पाए थे। रोजाना कोई न कोई सिविलियन या फौजी गुंडों की जद में आकर जख्मी हो जाता और नाकारा होकर उनके मसाइल में मजीद इजाफा कर देता। इस खतरनाक सूरत हाल से निमटने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन तरतीब दिया गया, जिस पर 3 मराहिल में अमल होना करार पाया। नंबर 1, घेरे में आए हुए मुट्ठी भर फौजियों और सिविलियन की मदद को पहुंचा जाए। नंबर 2, जख्मियों, खवातीन और बच्चों को यहाँ से निकाल कर महफूज मकाम तक ले जाया जाए ताकि कम से कम खवातीन और बच्चे दुश्मन की बर्बरियत की भेंट न चढ़ने पाएं। नंबर 3, शहर में मुख्तलिफ मकामात से हमला आवर होकर कमांडोज SSG दुश्मन से शहर को निजात दिलाएं। ऑपरेशन पर अमल शुरू हो चुका था। अब मुझे अपनी कंपनी के साथ गुमासपुर नामी मकाम पर एक पुल को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना और उस इलाके का कंट्रोल संभालना था। मैं अपने 20 जवानों का दस्ता लेकर पैदल रवाना हुआ। पंबा राजशाही
राजशाही रोड पर हम अलसुब पहुंच गए थे। यहाँ फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के भगोड़ों ने पहले ही से मोर्चा बंदियां कर रखी थी। मकामी देहातियों को वरगला कर पहले ही से वो अपने साथ मिला चुके थे। मैंने अपने जवानों को 3 टोलियों में तकसीम करके एक दूसरे के ताकुब में आगे बढ़ने का हुक्म दे रखा था। एक मकामी बिहारी रजाकार हमारा गाइड था, जिसे उस इलाके से मुताल्लिक खासी मालूमात हासिल थी। वो हमें कच्चे रास्तों से राजशाही की तरफ ले जा रहा था। दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप भी इन्हीं रजाकारों के ताउन से बिखर कर एडवांस कर रहे थे। इस तरह हमारा मकसद एक तो दुश्मन पर अपनी ज्यादा नफरी का रोब डालना था, दूसरे यहाँ हमें मुदाफियत की उम्मीद कच्चे रास्तों से कम थी, क्योंकि उमूमन फौज पक्के रास्ते अपनाया करती थी और तखरीबकार भी उन्हीं पर घात लगाया करते थे। मेरे पास 3 LMGs थी, 2 रॉकेट लॉन्चर उनके अलावा थे। इससे पहले हमें इस बात का तल्ख तजुर्बा हो चुका था कि हल्के हथियारों के साथ दुश्मन का मुकाबला महज खाम ख्याली है, क्योंकि अब सिर्फ बात अमन व अमान बहाल करने तक महदूद नहीं रही थी, हमारी तवक्कुआत से भी आगे पहुंच चुकी थी। भारतीय BSF और आर्मी के तरबियत याफ्ता कमांडोज हजारों की तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। उन लोगों के पास हर तरह का असलहा मौजूद था। दरियाई रास्तों से वो लोग मीडियम तोपें तक छुपा कर लाने में कामयाब हो गए थे। उन्हें छुपाने के लिए उन्हें हजारों महफूज पनागाहें यहाँ मैसर थीं। ज्यादातर असलहा वो लोग देहातों में अपने हमदर्दों के घरों में छुपा देते। उन्हें हमारी इस कमजोरी का इल्म था कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ तखरीबकारों से निमटने के लिए मैदान में उतरती है। सिविलियन आबादी से हमारा टकराव इंतहाई नागुज़ीर हालात ही में मुमकिन था। आम हालात में हम कभी किसी गांव में दाखिल नहीं होते थे, बल्कि अक्सर कन्नी कतरा कर गुजर जाते। इसकी एक वजह दुश्मन के उस मजमूम प्रोपेगेंडे के असर को जायल करना था, जो वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया भर के कोने कोने में कर रहा था कि पाकिस्तानी अफवाज शहरियों का कत्लेआम कर रही है। दूसरे अपने मासूम और वरगलाए गए बंगाली भाइयों को बताना मकसूद था कि हम उन्हीं में से हैं और उनके दुश्मन को मारने का अज़म लेकर आए हैं। अपनी इस बेजा रहमदिली और फराख दिली की हमें बिलाशुबा तवक्को से बढ़कर कीमत अदा करनी पड़ी और सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान अब तक उन मासूम और बेबस भोले भाले दरिंदों की भेंट चढ़ चुके थे। वो लोग जिन्हें हम बज़ाहिर बेजरर जानकर छोड़ देते, हम पर फौरन किसी नए अजाब का नुज़ूल करवा देते। अक्सर ऐसा होता कि किसी मुश्तबा शख्स को कोई पेट्रोल पार्टी गिरफ्तार करके लाती तो वो आदमी हाथ बांधते हुए कस्में खा खा कर यकीन दिलाता कि वो बेगुनाह है। उसे तो जबरदस्ती मुक्ति बाहिनी ने इस काम के लिए आमादा किया था। हमारे अफसरान को उन पर यकीन आ जाता। बहरहाल वो हमारे मुसलमान भाई थे, उसे रिहा कर देते। चंद ही मिनट पर उनकी निशानदही पर तखरीबकार हम पर अचानक हमलावर होते और 2-4 जवानों को मौत के घाट उतार कर अपनी राह लेते। राजशाही के बाहर ही हमें जोरदार धमाकों से अंदाजा हो गया था कि दुश्मन कितनी कुव्वत से हमलावर हुआ है। गोलों और गोलियों के धमाकों से कान फटे जा रहे थे। कुछ दस्ते रास्ते में अपना काम मुकम्मल करते हुए मैसूर फौज की मदद को पहुंच गए थे। इनमें कमांडोज भी शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पहुंचते ही फैल कर दुश्मन को समेटना शुरू कर दिया। मैं अपने बकाया साथियों को मुख्तलिफ अतराफ में रवाना करके अपने दोनों जवानों के हमरा गुमासपुर पुल की तरफ रवाना हो गया। गुमासपुर पुल की हिफाजत के लिए 3 रजाकार वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस शिद्दत की लड़ाई में उनका 303 की दकियानूसी राइफलों के साथ दुश्मन के साथ नबर्दा आजमा रहने का तसव्वुर ही मुहाल था। हमारे अंदाजे के मुताबिक वो या तो दुश्मन के हत्थे चढ़ गए थे या शहीद हो चुके थे। पुल तक पहुंचने के लिए मुझे और मेरे दोनों साथियों को जगह जगह मज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह बचते बचाते हम टारगेट एरिया में दाखिल हो गए। हम तीनों साथी 3 अतराफ से पुल की समत बढ़े, जिसके नजदीक एक मजमा लगा हुआ था। यहाँ मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा। एक रजाकार के गले में दरिंदों ने रस्सा डाल रखा था। वो उसे जमीन पर घसीट रहे थे और उसके बदन में संगीने मार मार कर उसे मजबूर कर रहे थे कि वो जिए बांग्लादेश का नारा लगाए। लेकिन धरती का वो सजीला बांका सपूत हर दफा पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहता। न जाने ये अमल कब से जारी था। उसके बकाया दोनों साथियों की संगीनों से छलनी लाशें वहीं पड़ी थीं। उनकी गर्दनों में भी ऐसे रस्से पड़े हुए थे। खून आशाम भेड़ियों ने उन्हें भी उसी तरह संगीने मार मार कर शहीद कर दिया था। ये मंजर देख कर वाकई मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने अपनी स्टेन गन दूसरे साथी को थमाकर उसे उसकी जगह पर भेज दिया और खुद LMG संभाल ली। गन को स्टैंड पर नस्ब करके मैंने दरिंदों को अपनी रेंज में लिया और पहले ब्रस्ट ने ही उन दोनों भेड़ियों की जान ले ली जो उस गाजी मर्द पर संगीन जनी कर रहे थे। रस्से वाला दूसरे साथी की गोली का निशाना बन गया। उसके बाद तो जैसे हम तीनों पर जुनून तारी हो गया। बमुश्किल 15 मिनट की फायरिंग में हमने वहां तमाशा देखने और दिखाने वालों को कुत्ते की मौत मार डाला। दरिंदों से निमटते ही हम भागम भाग
غازی مرد کے پاس پہنچے۔ میرے ایک جوان نے جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا اس کی گردن رسی سے آزاد کی، اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ غازی مرد اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دوسرے جوان نے زمین پر دو زانو ہو کر اس کا سر اپنے شانوں پر رکھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگائی۔ بمشکل 2 گھونٹ اس نے پیے اور سر کے اشارے سے بوتل پرے ہٹانے کو کہا۔ میں نے فوجی بنتے ہوئے کہا، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ خلیل۔ اس کے آگے اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پاتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے وہ زمین پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ بمشکل اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر وی کا نشان بنایا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ وہ ہمیں وکٹری کی نوید سناتا موت کی دیوی کی گود میں جا بیٹھا۔ وہ مرا نہیں تھا، اس کی تو صرف جسمانی موت واقع ہوئی تھی۔ ہم تینوں جن کے کلیجے اس لمحے پھٹ گئے تھے، ہمارا خون زہریلا ہو رہا تھا۔ پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ہمارے جسموں میں آرے چلنے لگے تھے۔ کوئی نادیدہ قوت ہمیں آہستہ آہستہ کاٹنے لگی۔ یہ کاٹ اندر ہی اندر گہری گہری ہوتی گئی۔ ہمارے دل، جگر، معدے، شریانوں، غرض اندر موجود ہر شے کو موت آ گئی، لیکن ہم باہر سے زندہ تھے۔ میری حالت آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگے ہوئے اس مریض کی طرح ہو رہی تھی جس کا اینستھیزیا ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے اس لمحے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں خون نہیں، کلوروفارم دوڑ رہا ہے۔ وہ عالم ہوش نہیں تھا جس میں ہم تینوں کھڑے تھے، یہ تو برزخ کے آگے کوئی مقام تھا۔ ہم پر اصحاب کہف والی نیند طاری تھی۔ ہم زندہ مرد تھے، میں ان کا کمانڈر تھا، اسی لیے ہوش بھی مجھے ہی سب سے پہلے آیا۔ میں نے جھک کر اس کی دائیں سمت دیکھا جہاں اس کے خون میں لتھڑے ہاتھ کی بے قرار انگلیوں نے زمین پر لکیریں کھینچی تھیں۔ لکیریں نمایاں ہوئیں، لکھا تھا الوداع پاکستان۔ وہ بدر و حنین کا مسافر تھا، وہ تیتو میر کا سپاہی تھا، وہ 1400 سال سے پاکستان کے لیے لڑتا آیا تھا۔ اس کا جوگ مکمل ہو گیا، اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ زندگی کی بس سے چپ چاپ نیچے اتر آیا، لیکن ہم ابھی زندہ تھے، ہمیں ابھی زندگی کا سنیاس بھگتنا تھا، ہمارا بنواس ابھی شاید مکمل نہیں ہوا تھا۔ صاحبو، جب کبھی سمندر کنارے پکنک منانے جایا کرو، جب زندگی کی تمام رنگینیاں تمہارے پہلوؤں سے چمٹی ہوں، وقت فرصت دے تو کبھی کبھی خلیج بنگال کی سمت سے آنے والی ہواؤں کے نوحے بھی سن لیا کرو، ان کے دامن میں سفر کرتی رسم خلیلی کی کہانیاں بھی سن لیا کرو۔ یہ ہوائیں آپ کو بتائیں گی کہ آتش نمرود میں عشق کیوں کر کودا تھا۔ ان ہواؤں نے آگ کو گلزار بنتے دیکھا ہے، ان کی پکار پر کان دھرو۔ ہم نے بھیگی آنکھوں کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا، اس کے مقدس جسد کو زمین پر لٹایا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اللہ نے دنیا سے اپنی امانت واپس لے لی۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، جب جو چاہے کر گزرے۔ پتھر کے انسانوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلائے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جڑ گئیں، دل کا خون آنکھوں کے راستے سفر کرتا گالوں پر بہنے لگا۔ الہی، تیرے دھتکارے ہوئے بندے تیری پناہ چاہتے ہیں، ستار الایوب ہماری پردہ پوشی کر لے۔ الرحمن الرحیم، ہم سے منہ نہ موڑ، بحر و بر خشک و تر کے خدا، ہم ناقص ہیں، ہمارا امتحان نہ لے۔ ہم پر روشنیوں کے دروازے بند نہ کر مولا، ہم تو پہلے ہی اندھے ہیں، ہماری بصیرتیں لوٹا دے، بس کر یا مالک رحم کر۔ آسمان پر بادل بہت گہرے تھے، شاید انہوں نے آہ کو جانے کی راہ نہ دی ہوگی، یا شاید ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا کہ دعائیں مستجاب نہ ہوئی۔ ہم وہاں سے چل دیے مگر ہمارے کانوں میں بدستور یہ آوازیں آ رہی تھیں، الوداع پاکستان، الوداع پاکستان۔ ہم ان آوازوں کو خوب پہچانتے تھے، یہ تھے میری سنار دھرتی کے شہداء جو اپنے پوربی پاکستان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ایک دوسری کمپنی کے جوان بھی اسی طرف آ رہے تھے، ہم نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے جہاں دوسرے جوان بھی مختلف ٹولیوں میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ٹیک ہیڈ کوارٹر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان ایک زیر زمین مورچے پر خیمہ ڈال کر بنایا گیا تھا۔ میری طرح دوسرے گروپ کمانڈروں کو بھی یہیں جمع کر کے اگلے احکامات موصول کرنے کا حکم ملا تھا۔ 2 دن تک ہم لوگ یہیں مقیم رہے۔ تیسرے روز الصبح ایک اطلاع نے ہمارے ٹیک ہیڈ کوارٹر میں پریشانی کی لہر دوڑا دی۔ انٹیلیجنس کی ہنگامی رپورٹ کے مطابق سلہٹ میں جہاں ہماری افواج کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اس طرف سے ابھی تک بڑے پیمانے کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، بھارتی فوج کی مدد سے تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد نے اچانک سرحد عبور کر کے ہمارے قلیل تعداد فوجیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے ہمدرد لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے پسپا ہوتے شہر کے اندر مورچہ بند تھے۔ انہیں فوری طور پر فضائی مدد درکار تھی کیونکہ زمینی مدد پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں۔ کمانڈوز کو چھاتا بردار لینڈنگ کر کے ان لوگوں کی مدد کو
को पहुंचने का हुक्म मिला। SSG की मुख्तलिफ कंपनियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुश्मन से बरसरे पैकार थीं और एक जगह उनका जमा होना करीबन नामुमकिन था, क्योंकि कमांडोज कलील तादाद में थे और अपनी अहम नौयत की जिम्मेदारियों के पेश नजर बिखर बिखर कर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब भी मुख्तलिफ मकामात पर बिखरे हुए कमांडोज के मुख्तलिफ दस्तों को उस इलाके में छाता बरदार कार्रवाई का हुक्म मिला था। दुश्मन ने सिलहट पर 2 सरहदी मकामात बाली गांव और लाटू से हमला किया था और तेजी से पेशकदमी करके सिलहट को घेरे में ले लिया था। शहर के गिरदा गिर्द तमाम ऊंची इमारात और अहम मकामात पर वो लोग काबिज थे और किसी भी तरफ से सिलहट में घुसने वाली इमदादी अफवाज को जबरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ता। हम लोग करीबन दोपहर के वक्त सिलहट पहुंचे और अपने अपने पैराशूट संभाले हार्नेस बरदार अपनी अपनी जगह बेहिस्सो हरकत जमे बैठे थे। दुश्मन के ऐन दरमियान और उस गजब की अंधाधुंध फायरिंग में पैरा ट्रूपर लैंडिंग बड़े दिल गुर्दे की बात है। और फिर जैसे ही जहाज की बत्ती ने जलना बुझना शुरू किया, जहाज के अंदरूनी माइक पर पायलट की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, खबरदार रहिए, एयरबॉर्न, हम ड्रॉपिंग जोन में दाखिल हो रहे हैं। फौरन तरबियत के मुताबिक हमने अपने आगे वाले छाता बरदार का हार्नेस चेक किया। उसके साथ ही जहाज के दोनों अतराफ के दरवाजे ऊपर उठे और मॉक डोर्स के ऊपर जलते सुर्ख बल्ब सब्ज हो गए। जंप मास्टर का हुक्म सुनाई दिया, स्टैंड इन द डोर। सबसे आगे वाले छाता बरदार, जिनमें से मैं था, दरवाजों पर डट गए, जंप, अल्लाहु अकबर। हम दोनों ने खुद ही अपना मोराल बढ़ाने के लिए नारे लगाए और बाहर कूद गए। जहां जहाज के गिरदा गिर्द फटते गोले और गोलियां हमें इस हालत में भी बखूबी दिखाई दे रहे थे, किसी भी लम्हे कोई गोली या किसी गोले का कोई टुकड़ा हमारा काम तमाम कर सकता था। बड़े बड़े जीदारों का पित्ता पानी होने लगता है। ऐसे हालात में कलेजा खुद ब खुद मुंह को आ जाता है। छाता बरदार इतना बदहवास हो जाता है कि अव्वल तो उसका छाता ही नहीं खुलता, और अगर वो सही रफ्तार और पोजीशन में गिरने भी लगा हो तो PLF यानी पैरालैंडिंग फॉल यानी गिरते वक्त की पोजीशन में कुछ ऐसा गड़बड़ा जाता है कि जिस्म की कोई हड्डी तुड़वा बैठता है। अपने जवानों का मोराल बढ़ाने के लिए जरूरी था कि मैं सबसे पहले खुद छलांग लगाऊं। यूं भी हमारी रिवायत यही है कि पहले अफसर फिर जवान। महसूर फौजी जवानों ने, जिन्हें मौका महल की नजाकत का सही इदराक हो चुका था, छाता बरदारों को देखते ही अपनी फायरिंग की रफ्तार तेज कर दी थी। अभी तक वो बड़ी आहिस्तगी और मुस्तकिल मिजाजी से फायरिंग कर रहे थे ताकि अपना एमुनिशन महफूज रखें, लेकिन अब वो हमें दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ने के लिए हरगिज तैयार न थे। दुश्मन को काफी हद तक उन्होंने अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद हम पर मे की तरह गोलियां बरस रही थीं। ये लैंडिंग वक्फे से जारी थी। अब तक 4 जहाजों से जवान छलांगे लगाकर अपने साथियों और अपने मुल्क के जाननिसारों की मदद को आ चुके थे, और इस हकीकत से इनकार नहीं कि उनमें से आधे या उससे कुछ कम जमीन पर पहुंचने से पहले ही मर्तबा शहादत पर फायज हो चुके थे। लेकिन जाननिसारी और जान गुसारी की ऐसी ही मिसालें किसी मुल्क की फौज को जिंदा व जावेद रखती हैं। आने वाली नस्लों पर दूर रस असरात मुरत्तब करने के लिए अपनी जानों का नजराना देकर ही जान फिशानी की रस्म जिंदा की जाती है। हम लोग मार धाड़ करते, मुख्तलिफ इमारतों और कुदरती मोर्चों की ओट में सुकड़ते सिमटते अपने असलहे समेत बिलाखिर उस कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसको एक तरह से अब छावनी की हैसियत हासिल थी। सिविलियंस को यहाँ मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वार्टरों में रखा गया था, जिनकी दीवारों को मार्टरों की गोलाबारी ने नाकारा कर दिया था, और वो बेबसी के आलम में मलबे के ढेरों के मुख्तलिफ कोनों खुदरों में छुपे किसी गैबी इमदाद के मुंतजिर थे। शाम ढलने से कुछ देर पहले तक हम इस काबिल हो सके कि उस इलाके में कम से कम हेलीकॉप्टर उतरने की गुंजाइश पैदा कर सकें, ताकि मासूम और बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों और औरतों के अलावा दर्जनों जख्मियों को महफूज इलाके में पहुंचाया जा सके। उन लोगों की मौजूदगी में हमारे लिए दुश्मन का खुलकर मुकाबला करना खासा मुश्किल नजर आता था। हेलीकॉप्टरों के उतरने के वक्त अजीब हालत थी। हर तरफ जख्मियों की आहो बुका का शोर, हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट, गोलियों और गोलों के धमाके गूंज रहे थे। हवा के तेज झक्कड़ सरे शाम ही चलने शुरू हो गए थे। इस पर मुस्तजाद हेलीकॉप्टरों के ब्लेडों से निकलती हुई तेज हवा मजीद गर्दो गुबार पैदा कर रही थी। आसमान का रंग भी तेजी से तब्दील हो रहा था और मेरी छठी हिस्स किसी मजीद कुदरती आफत का पैगाम भी सुना रही थी। इस गर्दो गुबार और नफसा नफसी के बावजूद तमाम जवान बड़ी मुस्तैदी और होशियारी से अपने अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। वो मलबे और बचे कुचे क्वार्टरों के मुख्तलिफ कोनों से जख्मियों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को सहारा देकर लाते और सनसनाती गोलियों की बौछार में उन्हें किसी न किसी तरह हेलीकॉप्टरों में ठूंसा जा रहा था। उनमें से शायद ही कोई खुशनसीब ऐसा था जिसका पूरा कुंबा सलामत बचा हो, वरना तो ये आलम था कि उनके आधे आधे कुंबे शहीद हो चुके थे। कई कुंबों के सरबराह जो हमारे लिए खिदमत अंजाम देते हुए मारे गए थे, उनके कुंबों का हौसला बरकरार रखने के लिए हमने उन्हें ये बताया था कि वो लोग कैंप से बाहर दुश्मन
دشمن سے نبرد آزما ہیں اور موجودہ حالت میں ان کا یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ وہ رقت آمیز منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کتنے ہی معصوم بچے اور مقدس بہنیں ایسی تھیں جن کی نظریں آخری لمحات میں بھی اپنے باپ اور سرتاجوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دل شدت غم سے پھٹ رہے تھے۔ وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنے ملک کے فوجیوں کو اپنی بھومی کے غداروں سے جنگ کرتا دیکھ رہی تھی، اور یہ بیان ان اولو العزم اور عمر رسیدہ ماؤں کے ذکر کے بغیر ادھورا رہ جائے گا جنہوں نے ان پرخطر گھڑیوں میں بھی اپنا حوصلہ اور ایمان سلامت رکھا۔ ایسے روح پرور مناظر اس سے پہلے چشم فلک نے کب دیکھے ہوں گے کہ وہ تقدس مآب مائیں جن کے ہاتھوں پر معمولی خراش آ جانے سے ان کی اولادوں کے دل دہل جاتے تھے، اپنے خون آلود دامنوں، خون میں تر ساڑیوں کو سنبھالتی اپنے بچوں اور بہو بیٹیوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ انہوں نے جاں گسل لمحات میں اپنا فرض نہیں بھلایا تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی کو نہیں، ہم کو بھی تسلیاں دے رہی تھیں۔ آسمان کی سمت اپنے خون آلود دامن پھیلا کر ہماری کامیابی کے لیے دعا گو تھیں۔ یہ کربلا کی مائیں تھیں، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روپ تھی، یہ بدر، احد، حنین کی مائیں تھیں جو صدیوں کا سفر طے کر کے سلہٹ آن پہنچی۔ یہ روایت انہیں خون میں منتقل ہوئی تھی۔ دشمن نے ان کے کلیجوں میں خنجر گھونپے، ان کے لال ان سے چھین لیے، ان کے جسموں کو سنگینوں سے چھیدا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی باعصمت باکرا بچیوں پر درندگی کی انتہا ہو گئی، لیکن ان کے عزم کبھی نہ ڈگمگائے، ان کے سر بفلک ارادوں کو کبھی موت نہ آئی، ان کے ولولوں کی آہنی دیواریں کبھی نہ ٹوٹیں، کبھی نہ گرائی جا سکیں۔ وہ اپنے اس مقدس فریضے میں اتنی منہمک ہوئیں کہ اپنی باری پر ہیلی کاپٹروں میں سوار بھی نہ ہو سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔